This House expresses its unequivocal condemnation of the heinous terrorist attacks in Mumbai. मैं सूत्रधार हूँ। मेरा काम इतिहास को, वर्तमान को सही रूप में चित्रित करना, प्रस्तुत करना है। आज मैं आपके सामने भारत की एक छोटी सी कहानी कहना चाहता हूँ, सुनिए ज़रूर। पाकिस्तान को जब भी मौका मिला उसने भारत के सीने पर वज्र सा प्रहार किया। उसके पाले आतंकियों ने गोलियों की बौछारों से भारत को छलनी कर दिया। आज मेरी अदालत में वे दोनों दल पेश हुए हैं जिन्होंने पिछले लगभग 2 दशक तक भारत के ऊपर शासन किया है। 10 साल यूपीए ने सत्ता संभाली तो पिछले 10 साल से ज़्यादा समय से एनडीए सरकार में है। ऐसे में आज दोनों दलों से मैं सवाल पूछूंगा और उन्हें बताना होगा कि उन्होंने भारत के ऊपर हुए आतंकी हमलों का कैसे बदला लिया, भारत को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने क्या किया। सबसे पहले पहलगाम की बात करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत एनडीए सरकार ने जो कार्रवाई की, कांग्रेस पार्टी उसे संदिग्ध बना रही है, उस पर सवाल उठा रही है। क्यों सीजफायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सबसे पहले की गई? क्यों सौदा, व्यापार इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ? मोदी जी, सरकार पे आप पे कौन सा दबाव है जिस कारण से हम स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं? एनडीए, आपका इसको लेकर क्या कहना है? आतंकवाद के खिलाफ चाहे आंतरिक सुरक्षा हो या कार्रवाई, पिछले 11 वर्षों में मजबूत ही हुई है। भारत की वर्तमान सरकार की देश की सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता और विस्तृत रणनीति के कारण आतंकवाद, बम विस्फोट और इंसर्जेंसी की घटनाएं देश में बहुत कम हो गई हैं। फिर ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक प्रधानमंत्री मोदी की सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई को संदिग्ध बना रहे हैं? वे ऐसा शायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकारें आतंक के खिलाफ लाचार थी, और शायद इसीलिए वे चाहते हैं कि चूंकि उनकी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और आज अगर मोदी सरकार कर रही है तो फिर यूपीए शासन और लाचारगी को भी देश की जनता याद करेगी। या फिर मोदी विरोध में कांग्रेस का नेतृत्व अपना आपा खो बैठा है। यह स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक नहीं है क्योंकि इस पार्टी के इकोसिस्टम ने दशकों तक यह बौखाल बनाकर रखा था कि शासन करना तो केवल कांग्रेस पार्टी को आता है। अब जैसे जैसे ये स्थापित मान्यताएं टूट रही हैं, कांग्रेस की परेशानी भी बढ़ रही है। और यही कारण है कि कांग्रेस पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को टारगेट करते हुए प्रोपेगेंडा चला रही है कि सरकार ने पाकिस्तान के विरुद्ध सख्त एक्शन नहीं लिया। और हाँ, पार्टी के इस प्रयास में तमाम तथाकथित बुद्धिजीवी, पत्रकार और पूरा इकोसिस्टम शामिल है। यूपीए का क्या कहना है? इकोसिस्टम, बुद्धिजीवी, ये वो। अरे तथ्यों पर बात क्यों नहीं की जाती? तथ्य बताते हैं कि हमारी सरकार ने पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई की है। तथ्यों पर ही बात होनी चाहिए। एनडीए यूपीए के कार्यकाल में हुए 3 आतंकी हमलों को बताएगा, यूपीए जवाब देगा। इसी तरह से यूपीए एनडीए के कार्यकाल में हुए 3 बड़े आतंकवादी हमले बताएगा, एनडीए जवाब देगा। याद रहे, हमें केवल 3 बड़े हमले इसलिए लेने पड़े हैं क्योंकि यूपीए के समय तो कई आतंकी हमले हुए थे, लेकिन एनडीए के समय 3 ही बड़े हमले हुए हैं। यूपीए के कार्यकाल में पहला बड़ा हमला 11 जुलाई 2006 को हुआ। मुंबई की लोकल ट्रेनों में 11 मिनट के अंदर 7 धमाके हुए, 200 से ज्यादा आम लोग मारे गए, 700 से ज्यादा घायल हुए। लश्कर ए ताइबा और सिमी ने आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सपोर्ट से हमला किया गया था। ट्रेनों के डब्बे आतंकियों ने मौत के गलियारे बना दिए थे। हर तरफ लाशें बिखरी थी, 200 लोग मारे गए थे। लेकिन यूपीए सरकार ने क्या किया जानते हैं? कुछ नहीं किया। जी हाँ, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। उल्टे उनकी सरकार पाकिस्तान के साथ शांति खेल रही थी। It was agreed that the peace process must be maintained. विशेष टिप्पणी यह है कि इस बड़े आतंकी हमले से 2 साल पहले ही, यानी सत्ता में आने के तुरंत बाद, यूपीए ने सितंबर 2004 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 यानी पोटा रिपील कर दिया था। 2002 में अटल जी की सरकार प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट इस उद्देश्य से लाई थी कि आतंकी घटनाओं को होने से पहले ही रोका जा सके, लेकिन शायद कांग्रेस के लिए देश की सुरक्षा से ज़्यादा ज़रूरी तुष्टीकरण है, इसलिए उसने पोटा रिपील किया था। आपने देखा 2006 के इतने बड़े आतंकी हमले के बाद यूपीए सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। बदला लेने तो छोड़ दीजिए, सरकार ने पाकिस्तान से कथित शांति को लेकर चल रही बातचीत भी बंद नहीं की।
अपने कार्यकाल की बात भी कर लीजिए। 18 सितंबर 2016 को जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने उरी में इंडियन आर्मी के एक बेस पर हमला किया था। इस हमले में हमारे 18 जवान बलिदान को प्राप्त हुए। हाँ, बिल्कुल हमला हुआ, लेकिन हमारी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की। 29 सितंबर को सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया, आतंकियों के लॉन्च पैड ध्वस्त कर दिए। The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. 10वें ही दिन मोदी जी ने सेना के रणबांकुरों को हुक्म दिया, सेना के रणबांकुरे पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर अपने जवानों का मृत्यु का बदला लेकर वापिस आ गए। ये सच्चाई है, उरी का बदला इसी तरह से लिया गया था। पाकिस्तान ने और आतंकियों ने उम्मीद नहीं की थी कि भारत ऐसा करेगा। ऐसा शायद वे इसलिए सोच रहे थे क्योंकि यूपीए के समय कोई कार्रवाई होती ही नहीं थी, उल्टे पाकिस्तान को पुचकारा जाता था। 2008 का मुंबई हमला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, 2006 में हुए सीरियल ट्रेन धमाकों के सिर्फ 2 साल बाद 2008 में यूपीए की सरकार के दौरान ही एक और बड़ा आतंकी हमला मुंबई में हुआ था। पाकिस्तान से लश्कर ए तैयबा के आतंकी समुद्र के रास्ते मुंबई में घुसे। उन्होंने ताजमहल पैलेस होटल, ओबरॉय ट्रिडेंट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को बंधक बनाकर गोलियों से भून दिया। उस रात मुंबई के अस्पताल लाशों से और घायलों से भर गए थे। देश पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक हमला ये था। पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी थी। एक पाकिस्तानी आतंकी देश के सुरक्षा बलों ने जिंदा भी पकड़ लिया था। यह सिद्ध हो गया था कि आतंकी अजमल कसाब पाकिस्तान का था। लेकिन इसके बाद भी जानते हैं यूपीए सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं किया। जी हाँ, कुछ नहीं किया। मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा। मुझे याद आ रहा है कि पूर्व एनएसए शिव शंकर मेनन ने 2017 में चॉइसेस इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी नाम से किताब लिखी थी। किताब में उन्होंने लिखा था कि 2008 में मुंबई हमले के बाद मुरीद के और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी अड्डों को निशाना बनाने की बात चली थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। शायद इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि ऐसा करने के लिए आधिकारिक नेतृत्व के पास सचमुच पावर होना चाहिए। जबकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तब एनएसी के अध्यक्ष सोनिया गांधी के अधीन काम कर रहे थे। अब देश की सेना को अनाधिकारिक नेतृत्व तो ऑर्डर दे नहीं सकता था। मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वही समय था जब पाकिस्तान में इंटीरियर सिक्योरिटी रहमान मलिक के हाथों में थी। वही रहमान मलिक जो बेनजीर भुट्टो और उसके परिवार का करीबी था। वही भुट्टो परिवार जिसकी मुलाकात गांधी परिवार से इसी वर्ष चीन में आयोजित ओलंपिक के दौरान हुई थी और इस मुलाकात की तस्वीरें अभी हाल ही में चर्चा का विषय बनी थी। इन तस्वीरों में भी रहमान मलिक दिखाई देता है। ये भी याद रखा जाना चाहिए कि इसी वर्ष गांधी परिवार ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर एमओयू साइन किया था। और सहयोग देखिए कि ऐसा ही एक एमओयू पाकिस्तान की पीपीपी के बिहाफ पर भुट्टो परिवार ने भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साइन किया था। मतलब संयोग केवल घरेलू राजनीति में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी होते रहते हैं। हमने रणनीतिक कार्रवाई की थी। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने मुंबई में हुए भीषण अटैक के बाद कार्रवाई के तौर पर पाकिस्तानी इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक से डोजियर का लेन देन किया था। We have today handed over to Pakistan evidence of the links बिल्कुल किया था। और इस लेन देन में भी कितनी गंभीरता थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डॉशियर के अटैचमेंट के तौर पर दिए गए कुछ डॉक्यूमेंट्स मराठी में थे और किसी ने उनका अंग्रेजी में अनुवाद करने तक की जहमत नहीं उठाई। विशेष टिप्पणी ये है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने तो डॉजियर लेन देन की कार्रवाई की। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी बहुत कुछ किया। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने यह घोषणा करने में देर नहीं लगाई कि मुंबई में किए गए भारत के इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमले के पीछे आरएसएस का हाथ था। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और कृपा शंकर सिंह अनीस बर्नी की किताब मुंबई हमला आरएसएस की साजिश के विमोचन समारोह में थे और इन लोगों ने अलकायदा बाकायदा किताब ऊपर उठाकर फोटो खिंचवाई थी। Nowhere in this book or nowhere in Mr. Mushrif's book you will see the involvement of the Pakistani terrorists in 26/11.
सिर्फ इतना ही क्यों, मुंबई के हमले के 2 साल बाद तक कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान को लेकर जो फैसले किए वो सरकार की नीयत पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करते हैं। हमले के 1 साल बाद ही 2009 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इटली के शर्म अल शेख में पाकिस्तानी पीएम सैयद यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात की और इसके बाद दोनों देशों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया। उस साझा बयान ने भारत की विदेशी नीति को पूरी तरह से कोलैप्स कर दिया। साझा बयान में गिलानी ने बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियों का जिक्र भी किया। इसको इस तरह से देखा गया मानो भारत सरकार ने यह स्वीकार किया है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें भारत का हाथ है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साझा बयान में ये तक कहा गया कि 26/11 हमले की जो जांच पाकिस्तान में चल रही है उससे भारत संतुष्ट है। ये साझा बयान इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। इसका उदाहरण देकर यह पढ़ाया और समझाया जाएगा कि कैसा प्रधानमंत्री और कैसी विदेश नीति नहीं होनी चाहिए। वैसे ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे याद है मई 2010 में यानी मुंबई हमले के लगभग 2 साल बाद ही यूपीए की सरकार ने 25 पाकिस्तानी कैदी रिहा कर दिए थे। ये कोई आम कैदी नहीं थे बल्कि इनमें लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी भी शामिल थे। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये आतंकी क्यों रिहा किए गए थे। गुडविल गेस्चर के लिए, जिससे कि पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारे जा सके। मतलब गजब खेला चल रहा था। एक और पाकिस्तान देश के अलग अलग हिस्सों में अपने आतंकी भेजकर हमारे निर्दोष नागरिकों को मरवा रहा था और दूसरी ओर यूपीए सरकार उसकी चापलूसी में लगी थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें 2010 में फिर से दिखाई दिया। तत्कालीन विदेश मंत्री एस.एन. कृष्णा का राज्यसभा में दिया गया ये बयान देखिए। Government has decided to increase the assistance to Pakistan from $5 million announced earlier to $25 million. देखा आपने, शर्म अल शेख में देश को शर्मसार करने के बाद, आतंकियों को रिहा करने के बाद भी जब संतुष्टि नहीं हुई तो यूपीए सरकार ने पाकिस्तान को $25 मिलियन देने का ऐलान कर दिया। याद रखिए ये सब कुछ 2008 के मुंबई हमले के सिर्फ 2 साल बाद किया गया। ये गंभीर सवाल है, पाकिस्तान को $25 मिलियन क्यों दिए गए? क्या यही कांग्रेस की पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई थी? मैं बताना चाहता हूं कि जब यूपीए सरकार आतंकी मुल्क के लिए ये चैरिटी कर रही थी उस समय पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब हमारी जेल में बैठकर बिरयानी खा रहा था। इधर कसाब बिरयानी खा रहा था और उधर पाकिस्तानियों को बिरयानी खाने के लिए कांग्रेस सरकार देश के टैक्स पेयर्स का पैसा दान में दे रही थी। सिर्फ इतना ही क्यों, इतने बड़े आतंकी हमले के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने पाकिस्तान को चेतावनी तक नहीं दी। बदला लेना तो छोड़िए, मुझे लगता है कि यूपीए शायद इसलिए कुछ नहीं कर पाई क्योंकि उसके सभी नेता बहुत व्यस्त थे। जैसे शिवराज पाटिल पर आरोप लगा था कि वे सूट बदलने में व्यस्त थे। कहा तो ये भी जाता है कि हमले के बाद गृह मंत्रालय की आपातकालीन बैठक में पाटिल इसीलिए देर से पहुंचे थे क्योंकि सूट बदलने में उन्हें समय लग गया था। उस दिन पाटिल ने कई बार सूट बदला था। दूसरा, राहुल गांधी कैसे हमले की सुबह पार्टी करने में व्यस्त थे, ये तो आप सभी जानते ही हैं। एनडीए के दौरान हुए दूसरे हमले पर बात क्यों नहीं की जा रही? 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ था। 40 सीआरपीएफ जवान बलिदान को प्राप्त हुए थे। तब एनडीए और इनके नेता मोदी जी ने क्या किया? बिल्कुल बात कीजिए, आप कीजिए और अपनी सोनिया जी से कहिए वे भी करें। जब पुलवामा हुआ था तो हमने आपकी तरह शांति का राग नहीं अलापा, बल्कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो 2019 में एयर स्ट्राइक से मुंहतोड़ जवाब दिया। उसके बाद मैंने दुनिया को बताया कि मैंने रात को एयर स्ट्राइक किया है और पाकिस्तान के छक्के छुड़वा दिए हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक में आतंकियों के अड्डों को तबाह कर दिया। सैन्य कार्रवाई के साथ साथ डिप्लोमेटिक एक्शन भी लिया। सरकार ने पाकिस्तान को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस वापस ले लिया। पाकिस्तान से इंपोर्ट होने वाली वस्तुओं पर 200% कस्टम ड्यूटी लगा दी और पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डलवाने का प्रयास भी किया। इसके अलावा दुनिया भर में पाकिस्तान को अलग थलग करने के प्रयास किए गए। निश्चित तौर पर ये एक तथ्य है कि उरी आतंकी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ही पुलवामा आतंकी हमले के बाद भी एनडीए सरकार ने पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई की, एयर स्ट्राइक की और ये संदेश दिया कि आतंकवाद पर हमारा जीरो टॉलरेंस है। आतंकी घटनाएं होंगी तो हम इसी तरह से घर में घुसकर मारेंगे।
एक बात मैं याद दिलाना चाहूंगी, आतंकवाद के प्रति हमारे प्रधानमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति का ही परिणाम है कि 2014 के बाद एक भी बड़ा आतंकी हमला हमारे देश के बड़े शहरों में नहीं हुआ है। पहले आतंकवादी मुंबई, दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु को निशाना बनाते थे और यहां तक घुसकर हमले करते थे और आम नागरिकों को शिकार बनाते थे। लेकिन 2014 के बाद आज तक शायद एक भी ऐसा बड़ा हमला का नहीं हुआ है। जो भी हमले पाकिस्तानी आतंकियों ने किए हैं वो बॉर्डर क्षेत्रों में ही सीमित दिखाई देते हैं। मेरी सहमति है। आगे बढ़ते हैं। यूपीए के समय हुए तीसरे बड़े आतंकी हमले के बारे में बताइए। 2008 में ही और भी कई धमाके हुए थे। जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली और बैंगलोर में सीरियल बम धमाकों में बड़े स्तर पर आम लोग मारे गए। जयपुर में 71 लोगों की मौत हुई, बैंगलोर में 2 लोगों की जान गई, अहमदाबाद में 56 तो दिल्ली में 30 लोग आतंकी हमलों में मारे गए। लेकिन यूपीए ने क्या किया? हर बार की तरह इस बार भी कुछ भी नहीं किया। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अब पहलगाम की बात क्यों नहीं की जा रही? आतंकियों ने इतने निर्दोष टूरिस्टों को मार दिया। पहलगाम का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया गया है। एनडीए सरकार ने सिर्फ पीओके नहीं बल्कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद तक घुसकर मारा है। आतंकियों के 9 बड़े बड़े अड्डे मिसाइलों से मिट्टी में मिला दिए। जब पाकिस्तानी सेना ने हमारे ऊपर हमला किया तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरबेस पर भारत ने अपनी मिसाइलें छोड़ दी। पाकिस्तान के कई एयरबेस सेना ने तबाह कर दिए। ये तो सैन्य कार्रवाई हुई। इसके अलावा कई तरह के डिप्लोमेटिक एक्शन भी पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए। सिंधु जल समझौता को टेम्पररी तौर पर सस्पेंड करना बड़ा फैसला है। इसका अर्थ है कि अब पाकिस्तान में चाहे सूखा पड़े या फिर बाढ़ आए, भारत सिंधु जल का कोई डेटा पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करेगा। इसके अलावा भी सभी पाकिस्तानियों को देश से निकाला गया है। पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के व्यापार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया के कई देशों में भेजे हैं। वहीं यूएन में भी सरकार लगातार पाकिस्तान को एक्सपोज कर रही है। कह सकते हैं कि सरकार हर तरफ से पाकिस्तान को घेरने में जुटी है। पहले डिप्लोमेटिक एक्शन से पाकिस्तान को चित्त किया, फिर सैन्य कार्रवाई से आतंकी अड्डे खत्म किए, उनके एयरबेस तबाह किए और अब वैश्विक स्तर पर भी पाकिस्तान को और ज्यादा अलग थलग करने का प्रयास किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डिफेंस डॉक्ट्रिन बदली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब अगर एक भी आतंकी हमला होता है तो उसे एक तरह से एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और सरकार अपनी सुविधा के अनुसार मुंह तोड़ जवाब देगी। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कह दिया है कि सरकार आतंकियों और आतंकियों को पालने वाली सरकार में अंतर नहीं करेगी और न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगी। जैसा आप कह रहे थे कि देश ने अब अपनी डिफेंस डॉक्ट्रिन बदल दी है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। इस आधार पर कहा जा सकता है कि आज हम ईंट का जवाब पत्थर से देने की स्थिति में पहुंच गए हैं। निश्चित तौर पर यूपीए के समय ऐसा नहीं था। अब जब भी आतंकी हमला होता है तो देश को ये यकीन रहता है कि भारत बदला लेगा। ये यकीन पिछले 11 साल में बना है। नहीं तो इससे पहले लोग कहते रहे जाते थे कि बदला लो और सरकारें हिम्मत नहीं कर पाती। इसके बाद भी जब कांग्रेस पार्टी सेना का, देश का और ऑपरेशन सिंदूर का ऐसा मजाक उड़ाती है तो एक ही बात कही जा सकती है कि तुमसे ना हो पाएगा। मैं जानता हूं और यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। इंडिया और यूपीए, आप दोनों का धन्यवाद। आपने आज के इस मेरे चित्रण में दोनों दलों के तर्क सुने। आपने सुना कि दोनों सरकारों ने अपने अपने कार्यकाल में पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप किससे प्रभावित हुए। आपके अनुसार किस सरकार ने पाकिस्तान और आतंकवाद से सख्ती से निपटा और किस सरकार ने नरमी बरती।